Hello everyone. Today I am discussing important MCQ related to GATE biotechnology. It includes MCQ, MSQ and NET question. So if you loved this video, do not forget to like, share and subscribe to channel. Question first. Which of the following gas function as signaling molecule in the human nervous system? ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड हीलियम एंड ऑप्शन फोर आर्गन। तो आपसे पूछा है कि कौन सा गैस मॉलिक्यूल है जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। तो जब भी कोई गैस मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है तो उसे गैसो ट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? गैसो ट्रांसमीटर। तो ये जो गैसो ट्रांसमीटर है वो कौन कौन से होते हैं ये आपसे पूछा है। तो गैसो ट्रांसमीटर जो गैसेस होती हैं उसमें एक होती है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सी गैस इंक्लूड होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। सेकंड जो गैस इन्वॉल्व होती है यहाँ पर वो होती है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड थर्ड जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो तीन गैस मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों गैसो ट्रांसमीटर होते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं आपके पास। दो ऑप्शन हीलियम एंड ऑर्गन, ये आपके पास इनर्ट गैस है। इसका मतलब हुआ कि ये तो आपके पास ऑप्शन होगा नहीं। तीन ही गैस मॉलिक्यूल है जो गैसो ट्रांसमीटर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज काउज फिनाइल कीटोन यूरिया। सो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट फिनाइल एलानिन टू। तो आपसे पूछा है कि जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज है वो फिनाइल एलानिन को किस में कन्वर्ट करता है। जो फिनाइल कीटो यूरिया डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी होती है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसे फिनाइल कीटो यूरिया बोलते हैं। और ये जो डिजीज होती है वो ऑटोसोमल, कौन सी डिजीज होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिनाइल कीटो यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। कौन से क्रोमोजोम से रिलेटेड है? क्रोमोजोम नंबर 12 पे फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को इनकोड करने वाले एलील प्रेजेंट होते हैं जिनमें म्यूटेशन होने के कारण फिनाइल कीटो यूरिया डिजीज होती है। तो एक्चुअल में होता क्या है इस डिजीज में? जो आपके पास फिनाइल एलानिन मॉलिक्यूल है, तो फिनाइल एलानिन मॉलिक्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आपके पास फिनाइल एलानिन मॉलिक्यूल होता है। एक अमीनो एसिड होता है तो इसके स्ट्रक्चर में एक अमीनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक साइड ग्रुप होगा। तो फिनाइल एलानिन का साइड ग्रुप क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ये फिनाइल एलानिन का साइड ग्रुप है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई आपके पास फिनाइल एलानिन की। ये स्ट्रक्चर है फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड की। जो ये फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, किसके प्रेजेंस में? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और O2 गैस की प्रेजेंस में कौन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है? टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो टायरोसिन अमीनो एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर इसकी क्या डिफरेंस होगा फिनाइल एलानिन और टायरोसिन के स्ट्रक्चर में? तो जो O2 मॉलिक्यूल है वो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, जो एरोमेटिक रिंग स्ट्रक्चर है वहां पे। तो ये आपके पास OH ग्रुप को यहाँ पे एडिशन हो जाता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में और ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा था फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट्स फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज टायरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। प्रोटीन दैट हेल्प अदर प्रोटीन टू फोल्ड करेक्टली इज। फर्स्ट ऑप्शन दिया है चेप्रोन, सेकंड ऑप्शन प्रोटियाजोम, थर्ड ऑप्शन यूबिक्विटिन एंड फोर ऑप्शन डेस्मोसोम। डेस्मोसोम तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो डेस्मोसोम है वो तो एक टाइप का सेल टू सेल एडेशन है, इसलिए ये ऑप्शन तो आपके पास इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। अगर हम प्रोटियोजोम की बात करें तो जो प्रोटियोजोम होगा आपके पास उसका यूज होता है डिग्रेड करना प्रोटीन को, डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। ये जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। तो प्रोटियोजोम के अगर जो प्रोटियोजोम होता है उसका एग्जांपल लेते हैं तो 26S प्रोटियोजोम, ये कॉमनली यूज होने वाला प्रोटियोजोम है 26S प्रोटियोजोम। ये जो 26S प्रोटियोजोम होती है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है एक तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। कैसे स्ट्रक्चर होती है इसकी? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो कोर मॉलिक्यूल होता है वो बना होता है आपके पास 20S से, और ये जो इसके लीड है
अपर एंड डाउन दोनों बने होते हैं आपके पास 90s रेगुलेटरी। तो रेगुलेटरी की बात करेंगे तो वो 90s होगा और कोर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो 20s होगा। यहाँ पे आपके पास कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल आएगा, लेकिन प्रोटीन मॉलिक्यूल वही आएगा जो किससे बाइंड होगा, यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन होगी, वो इस अपर साइड से आएगा और डाउन जो रेगुलेटरी साइड है वहां से स्मॉल पेप्टाइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। किसके फॉर्म में? स्मॉल पेप्टाइड। तो ये कंसेप्ट है प्रोटियोजोम से रिलेटेड। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 26s प्रोटियोजोम में रेगुलेटरी यूनिट कौन सी है? 19s। और जो कोर यूनिट है वो 20s। कौन सी प्रोटीन को डिग्रेड करता है? तो यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन को। तो यहाँ पे प्रोटियोजोम और यूबिक्विटिन दोनों का रिलेशन डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन से है। इट मीन्स ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेप्रोन की। तो चेप्रोन आपके पास ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जो कि असिस्ट करता है इन प्रोटीन फोल्डिंग में। किसमें असिस्ट करता है ये? असिस्ट इन प्रोटीन फोल्डिंग। इट मीन्स आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपके पास? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन which is helpful in the protein folding. Next question. T cell and B cell are first option है lymphocyte, second option erythrocyte, third option epithelial cell and fourth option squamous cell। क्वेश्चन बहुत आसान है और एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस आपको प्रॉपर कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। गेट की एग्जाम डेट भी है आपके पास 12 फरवरी है, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखना है, क्वेश्चंस को हमारे साथ इस सीरीज में सोल्व करना है ताकि आपके एक से ज़्यादा कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में प्रॉपर रूप से क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, बस आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है टी सेल एंड बी सेल आर, ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो टी सेल एंड बी सेल है दोनों कैसी सेल होती हैं? लिम्फोसाइट सेल होती हैं। अगर हम बात करें तो बी सेल भी 2 टाइप की होती है। एक होती है आपके पास मेमोरी सेल, बी सेल के पास कौन सी सेल होती है? मेमोरी सेल होती है। और दूसरी जो सेल होती है वो होती है प्लाज्मा सेल। जो प्लाज्मा सेल होती है उसका यूज होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सेल का यूज एंटीबॉडी प्रोडक्शन में होता है, तो वो है आपके पास प्लाज्मा सेल। उसी टाइप से अगर हम टी सेल की बात करें तो टी सेल आपके पास 2 टाइप की होती है। एक होती है हेल्पर सेल और जो सेकंड सेल होती है वो होती है आपके पास साइटोटॉक्सिक सेल। एंड टी सेल एंड बी सेल बोथ आर लिम्फोसाइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यूट्रोफिकेशन रेफर टू एन एजिंग प्रोसेस फ्रॉम। सो यूट्रोफिकेशन जो है वो एक वाटर बॉडी की एजिंग प्रोसेस होती है। वाटर बॉडी की, जैसे कोई भी लेक है तो उसकी एजिंग प्रोसेस को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन में एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आपके पास मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है, और इन मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होने से उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी के वेजिटेटिव हैबिटेट में भी इंक्रीज होता है, जिसके कारण वो लो प्रोडक्शन इकोसिस्टम पहले होता है जब वहाँ पे यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस नहीं होती है, और जैसे ही वहाँ पे यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस होती है वो हाई प्रोडक्शन इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास यूट्रोफिकेशन है। इसी से एक रिलेटेड एक वर्ड आता है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, वो है बायोमैग्निफिकेशन। दोनों में कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, लेकिन एक की पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन की जब हम बात करेंगे वहाँ पे क्या होगा और यूट्रोफिकेशन में क्या होगा। तो बायोमैग्निफिकेशन की जब भी हम बात करेंगे यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पोल्यूटेंट की, तो कोई भी पर्टिकुलर आपके पास पोल्यूटेंट है, कोई भी पेस्टिसाइड है, तो उसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर पोल्यूटेंट एंड पेस्टिसाइड की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होती है तो उसे हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? यूट्रोफिकेशन, जिसमें हम मिनरल एंड न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लो प्रोडक्शन इकोसिस्टम टू हाई प्रोडक्शन इकोसिस्टम ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6, इन एबीओ ब्लड ग्रुप टेस्टिंग विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और जो चारों स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपके पास वहाँ पे एग्लूटिनेशन वर्ड कॉमन है। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं एग्लूटिनेशन रिएक्शंस को कोरिलेट करके ऑप्शन बना रहा है। तो जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस के कारण होती है? वो एंटीजन की प्रेजेंस में होती है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा एंटीजन कौन से ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होता है। तो जो ब्लड ग्रुप ए है
वहां पे एंटीजन कौन सा होता है ए, और उसी के अगेंस्ट क्या बनती है एंटीबॉडीज जब बनती है तो वहां पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो होती है। तो ये ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपके पास करेक्ट है। उसी टाइप से ऑप्शन बी में भी क्या है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडीज फॉर्म होगी, तो ये ऑप्शन भी आपके पास करेक्ट है। यहाँ पे इसी के कारण एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो होती है। ऑप्शन सी में ए बी ब्लड ग्रुप दिया हुआ है और ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नो एग्लूटिनेशन रिएक्शन। इट मीन्स ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ तो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है वहां पे कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि वहां पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। इसी कारण जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, यूनिवर्सल डोनर की तरह बिहेव करता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर की तरह या रिसेप्टर की तरह बिहेव करता है क्योंकि यहाँ पे एंटीजन तो प्रेजेंट होता है लेकिन वहाँ पे एंटीबॉडी एब्सेंट होती है, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर की तरह या एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है। सो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन 7, मैच द आरएनए इन ग्रुप फर्स्ट विथ देयर करेस्पॉन्डिंग फंक्शन इन ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप फर्स्ट में आपके पास आरएनए दिए हुए हैं एंड ग्रुप सेकंड में उनके फंक्शन दिए हैं, तो हम फंक्शन से आरएनए को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपके पास दिया हुआ है आरएनए प्रोसेसिंग। सो आरएनए प्रोसेसिंग में कौन सा इन्वॉल्व होता है आपके पास वो हम डिस्कस करेंगे। सो आरएनए प्रोसेसिंग की जब भी हम बात करेंगे उसमें स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए इन्वॉल्व होता है। कौन सा आरएनए इन्वॉल्व होता है, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए इन्वॉल्व होता है। और ये जो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए है ये साइट स्पेसिफिक आरएनए मॉडिफिकेशन करता है। क्या करता है ये, साइट स्पेसिफिक। तो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए जो होता है वो साइट स्पेसिफिक आरएनए मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया कि आरएनए प्रोसेसिंग है वो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए का फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो आरएनए स्प्लाइसिंग जो है वो यूकेरियोट्स का कैरेक्टर है और यूकेरियोट्स का कैरेक्टर आरएनए स्प्लाइसिंग। और आरएनए स्प्लाइसिंग जो करते हैं हम एमआरएनए की करते हैं। कौन से आरएनए की करते हैं, एमआरएनए की करते हैं। और यूकेरियोट्स की में आरएनए स्प्लाइसिंग जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है, एसएनआरएनए जिसे बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। सो जो पी ऑप्शन है आपके पास एसएनआरएनए वो किस में इन्वॉल्व होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेलेक्टेड एमआरएनए डिग्रेडेशन। सेलेक्टेड एमआरएनए डिग्रेडेशन इट मीन्स ये बात कर रहा है कि स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्निशन की, कि जो भी आपके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज करके और उसको डिग्रेड करना है। स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज देन उसको क्या कर देना है, हमें डिग्रेड कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सिलेक्टेड एमआरएनए डिग्रेडेशन जो होता है वो करेक्टर होता है अपने पास आरएनए इंटरफेरेंस का। किसका करेक्टर होता है, आरएनए इंटरफेरेंस। और आरएनए इंटरफेरेंस में आपके पास siRNA और miRNA दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो सेलेक्टेड एमआरएनए degradation is the function of small interfering RNA. नेक्स्ट आपके पास फंक्शन है जर्म लाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। जो जर्म लाइन प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है वो आपके पास फंक्शन है पाई आरएनए का। और ये जो आपके पास पाई आरएनए है वो क्या करता है आपके पास, और आरएनए साइलेंसिंग में भी इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वॉल्व होता है, आरएनए साइलेंसिंग। और आरएनए साइलेंसिंग करने के लिए वो कौन से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, पाई आरएनए रिस्क कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है। रिस्क मींस आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। सो अब ये मैच हो गया आपके पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके पास पी में हो गया P2Q4 R1S थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन कंपोनेंट इन क्रस्टेशियन एक्सोस्केलेटन एंड फंगल सेल वॉल। तो आपको उन दोनों सेल वॉल की कॉमन कंपोनेंट को बताना है। यहाँ पे जो क्रस्टेशियन ग्रुप है, क्रस्टेशियन किसको डिनोट कर रहा है, ये आपको आर्थ्रोपोडा फाइलम के बारे में बता रहा है कि ये आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है। अब आपको बताना है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम और फंगल की जो सेल वॉल है उन दोनों में कॉमन कंपोनेंट कौन है। तो इन दोनों की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे जो कॉमन कंपोनेंट होता है वो होता है काइटिन। और काइटिन एक्चुअल में क्या होता है, काइटिन एक हेट्रोपोलीमर होता है। क्या होता है, हेट्रोपोलीमर। इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है NAM एंड NAG।
एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ये इसकी मोनोमर यूनिट है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में कॉमन कंपोनेंट पूछा था, तो कॉमन कंपोनेंट हो जाएगा आपके पास काइटिन। आपको बताना है कि एन एसिटाइल म्यूरेमिक एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन के बीच में कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द डेफिशिएंसी कंडीशन इन ग्रुप फर्स्ट विद द करेस्पॉन्डिंग विटामिन इन ग्रुप सेकंड। तो ग्रुप फर्स्ट में आपको कुछ डेफिशिएंसी दी हुई है और ग्रुप सेकंड में आपके पास विटामिन के साइंटिफिक नेम है, इन दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहले जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है, रेटिनोल है वो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है, थायमिन विटामिन बी1 का साइंटिफिक नेम है और फोलिक एसिड विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है। लास्ट वीडियो में भी हमने विटामिन के साइंटिफिक नेम को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो विटामिन का साइंटिफिक नेम आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड कोएंजाइम कौन कौन से, कोफैक्टर कौन कौन से और उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर, तो ये आपको एकदम क्लियर होने चाहिए कंसेप्ट। तो जो बेरी डिसऑर्डर है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, किससे, विटामिन B1 की। स्कर्वी जो डिजीज है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। बर्थ डिफेक्ट की बात करें तो जो बर्थ डिफेक्ट होता है उसमें आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, और ये किसकी डेफिशिएंसी से क्रिएट होता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से। उसी टाइप से जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए जिसे हम रेटिनोल बोलेंगे उसकी डेफिशिएंसी से क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट मैच हो जाएगा आपके पास वो होगा, पी में आपके पास हो जाएगा 3, क्यू में आपके पास हो जाएगा 1, आर में आपके पास हो जाएगा 4 एंड एस में आपके पास हो जाएगा 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इन ए टिपिकल मेमेलियन सेल द प्रोटीन कंटेंट इज 20%। तो प्रोटीन कंटेंट आपके पास दिया 20% ऑफ इट्स नेट वेट, कि जितना प्रोटीन का वेट, जितना मेमेलियन सेल का वेट है उसका 20% प्रोटीन कंटेंट है। इफ द डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सेल आर 1.2 ग्राम पर ml, ये तो क्या दिया आपको, डेंसिटी एंड 4 × 10⁻⁹ मिलीलीटर, ये आपको वॉल्यूम दिया है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन, और आपसे प्रोटीन की कंसंट्रेशन पूछा है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका कि जो आपसे गिवन दिया है वो आप लिख लो। जैसे यहाँ पे आपके पास डेंसिटी दिया है तो डेंसिटी हो गई 1.2 ग्राम पर ml एंड वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया, 4 × 10⁻⁹ मिलीलीटर। अब और क्या दिया आपके पास, आपको प्रोटीन कंटेंट दिया। प्रोटीन कंटेंट आपसे कितना दिया, ये प्रोटीन कंटेंट। तो जो प्रोटीन कंटेंट है वो आपके पास 20% दिया है। किसका 20% दिया, 20% ऑफ नेट वेट, या जिसको बात करें हम टोटल वेट की, जो भी मेमेलियन सेल है उसका जितना टोटल वेट होगा उसका 20% प्रोटीन कंटेंट है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन आपको सोल्व करना है, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन होगी इसकी यूनिट आपको मिलीग्राम पर मिलीलीटर में सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे टोटल वेट ऑफ मेमेलियन सेल और फिर उसका 20% निकाल के प्रोटीन कंटेंट निकालेंगे और उस प्रोटीन कंटेंट से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये एक इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैप है जो आपके माइंड में बनना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और जो डेंसिटी है वो आपके पास कितनी है 1.2, मास मेमेलियन सेल का आपके पास पता नहीं है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹। तो यहाँ से हम नेट वेट या टोटल वेट ऑफ मेमेलियन सेल कैलकुलेट कर लेंगे, वो आपके पास हो जाएगा 1.2 × 4 × 10⁻⁹, दैट इज, इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास आएगा 4.8 × 10⁻⁹। यूनिट की बात करें तो ग्राम में इसका वेट आएगा। तो ये आपके पास एक मेमेलियन सेल का वेट हो गया, आपके पास टोटल वेट कितना हो गया 4.8 × 10⁻⁹। अब यहाँ से आप प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं, प्रोटीन कंटेंट को शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो प्रोटीन कंटेंट हो जाएगा इसका 20%, किसका 20%, इसके टोटल वेट का। तो टोटल वेट आपके पास कैलकुलेट कर चुके हैं 4.8 × 10⁻⁹। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यह आएगा आपके पास 9.6 ×
10, जो यूनिट हो गई आपके पास ग्राम में। अब इस प्रोटीन कंटेंट से हम किस पे जाएंगे, प्रोटीन कंसंट्रेशन पे। क्या सोल्व करेंगे यहाँ से, प्रोटीन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट दी है आपसे मिलीग्राम पर एमएल। मिलीग्राम पर एमएल का मतलब क्या हुआ, जो भी वेट है, ऊपर वेट आएगा आपके पास, वो कितना है 9.6 इंटू 10⁻10। और पर एमएल मतलब कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो है आपके पास 4 इंटू 10⁻9। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपके पास ग्राम पर एमएल में आएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो अपने पास आएगा 0.240 ग्राम पर एमएल। लेकिन क्वेश्चन में हमसे किस में पूछा आंसर, मिलीग्राम में। तो एज वी नो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 240 मिलीग्राम पर एमएल। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक न्यूमेरिकल आंसर को अप्रोच करने का तरीका है कि जो भी गिवन है उसको लिखो, आपको क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो, और फिर देखो कि उस क्वेश्चन में आप कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक पूरा मैप बनना चाहिए आपके माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ड्यूरिंग माइटोसिस। तो माइटोसिस की जो डिफरेंट फेजेज है उसकी सीक्वेंस पूछा है। तो जब भी सेल डिवीजन होती है, जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, तो सेल डिवाइड करती है तो उसमें कौन कौन सी फेज होती है, एक होती है आपके पास इंटरफेज, एक क्या होती है इंटरफेज, और जो दूसरी फेज होती है वो होती है आपके पास एम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एम फेज। तो माइटोसिस में जो एम फेज है उसमें टोटल कितनी स्टेज होती है, एक होती है आपके पास प्रोफेज, प्रोफेज के बाद आती है आपके पास मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आपके पास आती है एनाफेज, और एनाफेज के बाद आपके पास आती है टीलोफेज। उसी टाइप से जो इंटरफेज होती है उसमें कौन कौन सी फेज होती है, G1, एस फेज एंड G2 फेज। ये टोटल आपके पास सेल, कोई भी सेल जब डिवीजन करती है तो वो दो प्रोसेस को फॉलो करती है, एक इंटरफेज और एक एम फेज। तो यहाँ से आपके पास एम फेज की सीक्वेंस पूछा है, तो एम फेज की करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछता है एग्जाम में, बस आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो VNTR जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, locus has 15 different alleles, so the number of genotype possible in a population for this VNTR। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ जीनोटाइप, और नंबर ऑफ जीनोटाइप को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, n+1 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे जो n है वो किसको डिनोट करता है, n डिनोट करता है आपके पास नंबर ऑफ एलील्स। तो जितना एलील होगा उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ जीनोटाइप को कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ एलील 15, तो हम n की जगह 15 को पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इससे अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 16 डिवाइडेड 2। इसको कट करेंगे तो ये अपने पास इसका जो आंसर होगा वो 120 होगा। तो आप यहाँ से पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एंजाइम कैटेलाइज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस सबस्ट्रेट conversion follow an exponential pattern such that 80% of the substrate is converted into 10 minutes. So the first order rate constant जिसकी यूनिट होती है मिनट इनवर्स ऑफ द रिएक्शन राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस इच। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन हम एंजाइम काइनेटिक्स का भी मान सकते हैं, और अगर आप लाइफ साइंस से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम केमिस्ट्री के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास जब भी हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। इस फॉर्मूले से हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होती है और सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो है मिनट इनवर्स। वैल्यू रख के हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो K इक्वल टू 2.303, टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 मिनट्स, लॉग ए की वैल्यू क्या दी है, ए जो है आपके पास वो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होती है, इनिशियल
कंसंट्रेशन। उसी टाइप से जो अक्स हो गया कि कितना सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो गया, इट मीन जो A माइनस अक्स होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है अगर हम उसको 100% मानते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन वो 100 में से 80% यूटिलाइज हो गया तो वो आपके पास हो जाएगा 20। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 100 डिवाइडेड बाई 20। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, K इक्वल टू 2.303 10 log 20 को इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास log 5। log 5 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की वैल्यू होती है आपके पास 0.7 अप्रोक्स अगर हम लेके चलें तो ये हो गए 0.7 और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर होगा 0.161। कैलकुलेशन के लिए आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा तो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, और जो भी आंसर होगी उसकी एक प्रॉपर रेंज होती है। जैसे जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसकी एक रेंज दी हुई थी कि 0.160 से 0.170 के बीच में जो भी आप आंसर मैन्युअली यहाँ वहाँ पे इनपुट कर रहे हैं सारे आंसर आपके पास वैलिड है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा आंसर पॉइंट में इतना आ रहा है, किसी का आंसर कितना आ रहा है। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको एक रेंज दी हुई रहेगी। हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।